नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सांस सांस में बांस पाठ के शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आप जान सकें। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। पहला शब्द आता है बहुतायत। बहुतायत माने बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाला। करतब जादू को कहते हैं। दफनाना जमीन के अंदर दबा देना। विभिन्न कई तरह के। निवासी यानी रहने वाला। कलात्मक सुंदर ढंग से बनाया हुआ। समुदाय दल या फिर समूह जिसे अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं उसे कहा जाता है। प्रचलन जो परंपरा में हमेशा से चला आ रहा हो। बदलाव यानी परिवर्तन जिसे अंग्रेजी में चेंज कहते हैं। भरण पोषण पालन पोषण को कहा जाता है जब आप किसी को पालते या पोसते हो। कपच्चियां बांस की पतली तीलियों को कहा जाता है। तो बच्चों ये तो थे कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब लेते हैं आपकी परीक्षा। तैयार हैं आप सभी? चलिए करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। सांस सांस में बांस पाठ के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, जयंत विष्णु नार्लीकर, रस्किन बॉन्ड या एलेक्स एम जॉर्ज? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको आता होगा। चलिए मिलान करके देखते हैं। एलेक्स एम जॉर्ज। सांस सांस में बांस पाठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? सुमति अय्यर, शशि सबलोक, विष्णु प्रभाकर या इनमें से कोई भी नहीं? ये हमने अपनी वीडियो में बताया था आपको। इसका अनुवाद शशि सबलोक ने किया है। सांस सांस में बांस की विधा क्या है, यानी इसे किस फॉर्म में लिखा गया है? लेख है, निबंध, कहानी या फिर संस्मरण? यदि आपने हमारा इस पाठ का वीडियो देखा होगा तो इसका उत्तर भी आप जानते होंगे। ये एक निबंध है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चंग की चंगलनबा कौन थे? फकीर, जादूगर, राजा या बादशाह? बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो एक जादूगर थे। चंग की चंगलनबा के मरने के कितने दिनों के बाद उनकी कब्र को खोदा गया? तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन या फिर छठे दिन? उत्तर है छठे दिन। जादूगर की कब्र को खोदने पर क्या निकला था? जादूगर का खजाना, कई डिजाइन की टोकरियां, कटोरियों के डिजाइन या अनेक तरह के बांस? ये पाठ के बिल्कुल आरंभ में दिया गया है। कई डिजाइन निकले थे टोकरियों के। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने विशेष रूप से किस राज्य की बात की है? असम, नागालैंड, उत्तराखंड या त्रिपुरा? चलिए उत्तर देखें। नागालैंड की बात की है। बांस की खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या फिर 4 इंच? उनकी चौड़ाई 1 इंच होती है। खपच्चियों की रंगाई के लिए ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? गुड़हल की पत्तियों का, इमली की पत्तियां, आम की छाल या उपर्युक्त सभी? चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि अगर काला रंग रंगना हो तो आम की छाल का प्रयोग करते हैं। बाकी रंगों के लिए गुड़हल और इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। बूढ़ा बांस कैसा होता है? नरम, कमजोर, कठोर या फिर लचीला? उत्तर है कठोर। जो भी बांस 4 वर्ष से ऊपर का हो जाता है वो कठोर हो जाता है। मछलियां पकड़ने वाले जाल को क्या कहते हैं? चकाई, जकाई, बोमकाई या फिर दाओ? उत्तर है जकाई। और किस चीज से बनता है? बिल्कुल सही, ये बांस से बनाया जाता है। इनमें से कैसे बांस से टोकरियां बनाई जाती हैं? जो लंबा हो, जो पतला हो, जो बहुत मोटा हो या जिसकी गांठें दूर दूर हों? उत्तर है जिसकी गांठें दूर दूर हों।
ताकि उससे बड़ी बड़ी खपच्चियां तैयार की जा सकें, क्योंकि टोकरी बनाने में लंबाई में खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। बांस काटने वाले चाकू को क्या कहा जाता है? खुखरी, दराती, दाव या कटारी? उत्तर है दाव। लेखक के अनुसार मनुष्य ने सबसे पहले किस आकार की वस्तु बनाई होगी? गेंद के आकार की, कटोरी के आकार की, जार के आकार की या फिर डलिया के आकार की? चलिए देखें आपका उत्तर सही है कि नहीं। डलिया के आकार की। दाव का आकार कैसा होता है? चौड़ा, चांद जैसा, चपटा या उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सभी उसी के प्रकार हैं, यानी वो चौड़ा भी होता है, चांद जैसे आकार का होता है और चपटा होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बांस सबसे अधिक पाया जाता है? नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा या उपर्युक्त सभी राज्य? उत्तर है उपर्युक्त सभी राज्यों में ये बांस पाया जाता है। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा मिलता है। उन 7 राज्यों में से यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं। असम के लोग बांस के जाल से क्या पकड़ते हैं? मच्छर, चिड़िया, मछलियां या केकड़े? उत्तर है मछलियां। बांस की टोकरियां बनाने से पहले क्या क्या किया जाता है? खपच्चियां बनाना, खपच्चियों को चिकना करना, खपच्चियों को रंग करना या उपर्युक्त सभी काम किए जाते हैं? उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी काम किए जाते हैं तभी टोकरियां उसके बाद तैयार की जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बांस की चीजें बनाने के लिए किस उम्र का बांस काटा जाता है? 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 1 से 3 साल या फिर 3 से 4 साल की उम्र का? उत्तर है 1 से 3 साल, क्योंकि इस समय बांस बड़ा लचीला होता है, उसे मोड़ तोड़ कर चीजें बनाना बड़ा आसान होता है। बांस इकट्ठा करने के लिए कौन से महीने सबसे अच्छे माने जाते हैं? जनवरी से मार्च, जुलाई से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर या अप्रैल से जून? आपको पाठ का वो वाक्य याद आ गया होगा जहां बारिश के बारे में कहा गया था। चलिए उत्तर देखते हैं। जुलाई से अक्टूबर के महीने अच्छे माने जाते हैं। बांस की चीजें बनाने के लिए 1 से 3 साल का बांस काटा जाता है, क्योंकि वह लचीला होता है, वह कठोर होता है, काटा गया बांस फिर से उग जाता है, या यह पक्का बांस होता है। अभी अभी हमने इसका उत्तर आपको बता दिया था, यदि आपने ध्यान दिया हो तो। बिल्कुल सही, वह लचीला होता है, यानी उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसीलिए 1 से 3 साल के बांस को काटा जाता है। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू प्रश्न। आइए अब करते हैं पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती? आपको अभी अभी इसका उत्तर बताया गया है। चलिए अब इसे देखें विस्तार से कैसे लिखेंगे। 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। यह बांस सख्त हो जाता है और लचीला न रहने के कारण जल्दी टूट जाता है। युवा बांस में ये विशेषता होती है कि वो मुलायम होते हैं, इसीलिए सामान बनाते समय उन्हें आसानी से किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बच्चों, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, परंतु यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे मछलियों को पकड़ने वाला जो जाल है जकाई, वो बड़ा आश्चर्यजनक लगा। चलिए देखें इसका उत्तर। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज मछली पकड़ने वाला जाल जकाई लगा। इस जाल को बांस से बनाया जाता है। उसकी शंकु जैसी बुनावट बड़ी कठिन होती है। उसमें जिस प्रकार से मछलियां पकड़ी जाती हैं, वो भी बड़ी आश्चर्यजनक प्रक्रिया होती है। बांस की बुनाई
मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? ये भी हमने पुस्तक में पढ़ा था इस पाठ में। आइए उत्तर देखते हैं। मानव और बांस की बुनाई का रिश्ता तब से आरंभ माना जाता है जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी। हो सकता है उसने ये प्रेरणा चिड़िया के घोंसले से ली हो, उसी से बुनाई सीखकर बुनाई करना आरंभ किया हो। क्योंकि बच्चों, जब हम कोई सामान रखते हैं तो उसके लिए हमें कोई टोकरी, डलिया या फिर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसी से शायद उसे जरूरत महसूस हुई और उसने टोकरियां बनाना शुरू कर दिया और बांस उसमें शायद आसानी से उसे मिल गया होगा। बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। अब भूभाग क्या है? भूभाग माने धरती का वो कौन सा हिस्सा है हमारे देश का जहां पर बांस के बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। एटलस में आपको देखकर बताना है। चलिए देखते हैं। पाठ में उत्तर पूर्वी स्थानों के 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने अभी बताया, 7 राज्य ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं जहां बांस बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी स्थानों के एक क्षेत्र नागालैंड की इस पाठ में बात की गई है। बांस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि पाठ में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया था। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए दोहराते हैं। बांस की खपच्चियों से अनेक चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, खिलौने, मकान, बैलगाड़ियां इत्यादि। कितना आसान था ना ये प्रश्न का उत्तर। आइए अब करते हैं अगला प्रश्न। बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का एक दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो, यानी और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। संगीत, मच्छर, फर्नीचर और प्रकाशन। सोचिए तो जरा किस प्रकार से संगीत से बांस जुड़ा होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बांस से बनने वाले वाद्य यंत्र वो कौन से हो सकते हैं? सबसे आसान है प्रश्न का उत्तर, है ना, बांसुरी। और मच्छर, मच्छरदानी हो सकती है। फर्नीचर बांस से बहुत सारे बनते हैं, आपने अपने बगीचों में भी देखे होंगे जो कि केन से, बांस से बनते हैं। और प्रकाशन में बांस कैसे काम आ सकता होगा, सोचिए तो जरा। बिल्कुल सही, उससे पेपर बनते हैं। तो चलिए उत्तर देखें। संगीत, बांस से बने हुए वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी इत्यादि। मच्छर, मच्छरदानी के बांस। फर्नीचर, फर्नीचर के बांस। और प्रकाशन, बांस का बुरादा जो कि किताब या कागज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब करते हैं भाषा की बात। शब्दों पर गौर करना है आपको। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आढ़ा तिरछा, डलिया नुमा, कहे मुताबिक। अब ये जो शब्द ऊपर दिए गए हैं, इन सभी शब्दों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ये वाक्यांश कहलाए हैं। क्यों कहलाए होंगे वाक्यांश? क्योंकि एक से अधिक शब्द हैं। बिल्कुल सही। जब एक से अधिक शब्दों को हम प्रयोग करते हैं एक साथ, तो वो वाक्यांश कहलाते हैं, यानी एक वाक्य के हिस्से। चलिए करें। हाथों की कलाकारी। चित्रकार ने हाथों की कलाकारी दिखाते हुए सुंदर चित्र बनाया। घनघोर बारिश, अचानक घनघोर बारिश होने लगी। बुनाई का सफर, बुनाई का सफर कई सदियों पुराना है। आड़ा तिरछा, राघव पृष्ठ पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा था। डलिया नुमा, फल वाले के पास कई डलिया नुमा टोकरियां रखी हुई थीं। कहे मुताबिक, चित्रा ने मां के कहे मुताबिक सारे काम कर दिए। कितना आसान था यहाँ पर, देखा आपने। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए करते हैं अब भाषा की बात से अगले प्रश्न। बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। अब प्रत्यय क्या है बच्चों? प्रत्यय अंग्रेजी भाषा में सफिक्स कहलाता है, जो कि किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनमें से 3-3 शब्दों को और बनाओ।
इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करो। अब चलिए करके देखते हैं। शब्द है बुनावट, नुकीला, दबाव और घिसाई। तो पहला शब्द है बुनावट, जो कि बना है बुन और आवट से। आवट लगाकर हम सज के साथ सजावट, घबराहट और मिलावट, इस तरह से शब्द बना सकते हैं। सजावट, नेहा के घर की सजावट देखते ही बनती है। घबराहट, डर के कारण मुझे घबराहट महसूस हो रही है। मिलावट, दूध वाला दूध में पानी की मिलावट करता है। अगला शब्द है नुकीला। नुकीला में नोक या नुक से ईला जोड़ने पर बनता है नुकीला। ऐसे ही चमक में ईला जोड़ें तो चमकीला, सज के साथ ईला से सजीला, रस में ईला जोड़ने पर रसीला बनता है। तो सजीला से क्या बनेगा? घोड़ा बहुत सजीला दिख रहा है। सजीला यानी सुंदर। रसीला यानी रस से भरा हुआ। गर्मियों में रसीला आम खाने में बहुत मजा आता है। चमकीला, तुम्हारी साड़ी का रंग बहुत चमकीला है, यानी बहुत ज्यादा ब्राइट है। अगला देखते हैं। दबाव। दबाव किससे बना है? दब और आव से। इसी प्रकार चुन और आव से चुनाव, सुझ और आव से सूझ और आव से सुझाव, जम और आव से जमाव। चुनाव, हमें सोच समझकर मित्रों का चुनाव करना चाहिए, यानी चूज करना। सुझाव, माँ को राघव का सुझाव बहुत अच्छा लगा, यानी उसने जो बात समझाई या बोली उन्हें बड़ी पसंद आई। जमाव, बरसात में निचले इलाकों में पानी का जमाव हो जाता है। जमाव होना माने इकट्ठा हो जाना। घिसाई, घिस और आई से बना है, उसी तरह पढ़ और आई से पढ़ाई, भला और आई से भलाई, रुला और आई से रुलाई बनता है। पढ़ाई, आजकल कबीर का मन पढ़ाई में नहीं लगता। भलाई, अच्छे लोग सबकी भलाई करते हैं, यानी अच्छे काम करते हैं उनके लिए। रुलाई, जब आप रोने जैसे हो जाते हैं तो उसे रुलाई कहते हैं। माँ से डांट खाकर केशव की रुलाई छूटने को हो गई। देखा कितना आसान था। इस प्रकार से आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे पाठ के कुछ वाक्य दिए गए हैं। वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीजों का ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन, आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। अब आपने यहाँ देखा होगा काले रंग से रेखांकित जो शब्द हैं, उन्हें अब हमें अलग ढंग से लिखकर वाक्य बनाने हैं। चलिए देखें कैसे लिख सकते हैं। पहला, बांस की चीजें बनाने का चलन भी वहां खूब है। अगला, हम जिक्र ही बांस की एक दो चीजों का कर पाए। देखा आपने किस प्रकार से शब्दों को आगे पीछे करके आप वाक्य लिख सकते हैं। हर एक गठान से बांस को काटा जाता है, मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए। तरह तरह की टोपियां भी खपच्चियों से बनाई जाती हैं। तो ऊपर जो वाक्य थे उनमें हमने शब्दों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो वाक्य अभी भी अर्थपूर्ण है, यानी उनका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य आप खुद बनाकर देखिएगा। अब करते हैं पाठ का अंतिम प्रश्न। तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। अब तर्जनी कौन सी उंगली होती होगी, जरा सोचें तो जरा। तर्जनी होती है जो हमारा हाथ का अंगूठा होता है, उसके बिल्कुल पास वाली उंगली। ठीक है, तो बाकी उंगलियों को हम क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। हाथ में अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं, जो कि आप संकेत करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बाकी उंगलियों को अंगूष्ठा यानी कि आपका थंब, तर्जनी जो आपकी उसके साथ वाली उंगली है, मध्यमा यानी बीच वाली उंगली, अनामिका जिसमें आप रिंग पहनते हैं यानी अंगूठी पहनते हैं, और कनिष्ठा यानी सबसे छोटी प्यारी सी उंगली। अगला प्रश्न है, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम हैं जो कि अभी हमने ऊपर जाने। अब इन्हें पहचान कर सही क्रम से लिखो, यानी पहले क्या आएगा, फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या, इस तरह से आपको लिखना है। अंगुष्ठा यानी अंगूठा, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, मध्यमा बीच वाली उंगली, अनामिका
सगाई की अंगूठी पहनाई जाने वाली उंगली और कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली। चलो बच्चों, आज हमने बहुत सारी नई चीजें जान ली हैं। हमें आशा है कि पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।